बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर हुक्मरान जमात बिलाखिर ये बात मान चुकी है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट की इतनी वैल्यू है कि उनके इलेक्टेड अरकान कौमी असम्बली हुकूमत के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। और एक ऐसी सियासी जमात जिसके बारे में कई साल से यह प्रोपेगेंडा जारी है, उसके बयानिए को रियासत मुखालिफ बयानिया करार देकर उसकी बैशिंग की जाती है, उन पर गद्दारी के इल्जाम लगाए गए, उनकी जमात के सरबराह को माफिया, डॉन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्काबात और खिताबात दिए गए हों। उस जमात के MNA का टिकट इतना कीमती है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत कर इख्तिदार पर विराजमान होने के बावजूद, यानी सिटिंग गवर्नमेंट में होते हुए भी लोग मुस्लिम लीग नून के टिकट के एवज IMF, हुकूमत और रियासत के मुश्तरका उम्मीदवार को शिकस्त देने पर राजी हो जाते हैं। तो फिर उस जमात को सियासत से कैसे अलग किया जा सकता है? अब ये बात मैं नहीं कह रहा, हुक्मरान जमात के लोग अदालतों और इलेक्शन कमीशन के सामने दुहाइयां देते फिर रहे हैं कि उनके लोगों को मुस्लिम लीग नून के एक टिकट के बदले खरीदा गया है। और चूंकि ये क्लेम, ये दावा मरियम नवाज साहिबा ने किया है, तो फिर इस दावे को भी दुरुस्त माना जाए। यानी मरियम नवाज के अलावा अगर कोई और ये दावा करता तो शायद हुक्मरान जमात उसे ना मानती, लेकिन चूंकि दावा मरियम का है तो मरियम का कहा हुआ भी दुरुस्त माना। अब सवाल यह कि क्या इख्तिदार से बाहर बैठी मुस्लिम लीग नून इतनी पावरफुल हो गई है कि उसके टिकट को आइंदा इलेक्शन में कामयाबी की कुंजी समझ लिया गया है? जिस जमात के कायद की तहरीर और तकरीर दिखाने की इजाजत नहीं है, जिस पर नाअहली के ठप्पे लगे हुए हैं, जिसे बहुत सारी कुव्वतें मिलकर इख्तिदार से निकालने के बाद सियासत से माइनस करने की जद्दोजहद में मसरूफ अमल है, अगर वो जमात अब भी इतनी अहमियत की हामिल है कि उसके एक टिकट के बदले हुकूमत का, इख्तिदार का सिंहासन डोल सकता है, हुकूमत छोड़ी जा सकती है और वो टिकट रेवन्यू की तरह तकसीम हो रहे हैं, जीती हुई नशिस्तों को उस पर कुर्बान किया जा रहा है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि असल ताकत आवाम के पास है, असल ताकत नवाज शरीफ के पास है, जिसे सियासत से निकालने का मंसूबा बहुत पहले पिट चुका, नाकाम हो चुका। और अब जब भी इलेक्शन होंगे तो उनका कम बैक हो जाएगा। हुक्मरान जमात अपनी नादानी में ये बात भी साबित कर बैठी है कि उसका अपने अरकान असम्बली पर कोई कंट्रोल नहीं है और हवा का रुख बदलता देखकर उनके लोग मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट देने के वादे पर अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। अब जो लोग लाहौर के जलसे को पैमाना बनाकर ये दावे करते फिर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की अब कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, वो अपनी पॉपुलैरिटी, अपना वोट बैंक लूज कर बैठी है, अवाम उनके साथ नहीं है, उनको ज़मीनी इंतखाबात में मुंह की खाना पड़ी है और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि उनके अपने घर से मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर और वोटर निकल रहे हैं। यानी अपने घर से भी मार पड़ी और जिनका घर था उनके घर से तो मार पड़नी थी। अब शर्मिंदगी का आलम यह है कि खान साहब को बिकने वालों के नाम मालूम है। वुज़रा ये दावे कर रहे हैं कि खान साहब को पता है कि वो 16-17 लोग कौन है जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के एवज या पैसों के एवज बदल गए या बिक गए, उनके नाम उन्हें मालूम है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नाम मांगने के बावजूद नाम छुपाए जा रहे हैं, जाहिर नहीं किए जा रहे। ना खान साहब खुद उनको सजा देने की पोजीशन में है, ना इलेक्शन कमीशन या कौम के सामने उन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं इख्तिदार सबको प्यारा होता है, जिसके लिए असूल, जुबान, वादे, दावे सब कुछ कुर्बान किए जा सकते हैं। तो हुकूमत को एक और महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है और वो है इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी एक और दरखास्त रिजेक्ट की है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने डस्टा का इलेक्शन उसकी तारीख बदल दी है। अब डस्टा में इलेक्शन 18 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद ये बात तय है कि अब 12 मार्च को वो सादिक संजरानी का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना वीडियो स्कैंडल के हवाले से समाअत के लिए 22 मार्च की तारीख भी दे दी है और यह भी कहा है कि जो वीडियो में अफराद मौजूद हैं उन्हें फरीक बनाया जाए। तो हुकूमत ने यह दावा किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए आला सतही फोरम पर जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली की दरखास्त को एंटरटेन किए जाने या तारीख देने का मतलब हुकूमत की कामयाबी है। लेकिन
इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों के नाम भी मांगे हैं जिन पर वफादारियां तब्दील करने का शुबा जाहिर किया गया। तो हुकूमत के लिए ये एक बड़ी नाकामी का दिन भी है। पास मौका है, आप अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज करें और रास्ता रोके उन छांगा मांगा की मंडियों का। यकीन रखता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों को सोच कर फैसला करेगा। टेक्निकलिटीज के ऊपर अखलाकियात के फैसले नहीं हुआ करते। 5 से 10 करोड़ में आपका जमीर खरीदूंगा, बताओ तुम्हारी क्या बोली है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि छंगा मांगा का रास्ता रोके, कल उन्होंने भी टीवी पर बैठकर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बाय हुक एंड क्रुक जीतेंगे। बाय द बुक अब कोई नहीं चलेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने एक अहम इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया कि सेनेट का इलेक्शन अब वो अपने तरीके से लड़ेंगे और हुकूमत सिर्फ मुंह नहीं देखेगी बल्कि हर तरीका इस्तेमाल करेगी। जाहिर है इस वक्त ऑपोजिशन की तादाद आपके मुकाबले में ज्यादा है और बड़ा लाजमी होगा कि जो ऑपोजिशन इत्तेहाद है उसमें से कोई ना कोई आपके हक में वोट डाले तो संजरानी साहब इलेक्ट हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो ये वोट मांग के ही होगा या फिर जो इल्जाम आपने लगाया गिलानी साहब के सेनेट के इंतखाबात में वही होगा, पैसा चलाकर होगा या फिर आर्म ट्विस्टिंग के जरिए होगा? देखिए, पहली बात तो यह है शाहजेब कि मैं एक बात क्लियर करूं और आज बड़ी फ्रैंकली बात यह है कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज इन द बुक। और ऑपोजिशन जो है जो कि हमेशा रूल्स को फ्लाउट करती है, पैसे का इस्तेमाल करती है, हर तरीका इख्तियार करती है। इस दफा हम प्रिपेयर्ड हैं। जो भी होगा कम व्हाट में वी विल डू व्हाटएवर इज required, whatever is needed to win this election. So ये नहीं हो सकता कि हम हाथ कानून के साथ अपने हाथ पीछे बांध लें और जो दूसरा फरीक है उसका जो जी में आए, दिल में आए, वो कोई तरीका भी हो इस्तेमाल कर सके, जिस तरह के उसने सेनेट के इलेक्शन में किया नेशनल असेंबली में। तो हम इस दफा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। तो ये फ्रस्ट्रेशन का आलम है कि हुकूमत ने पहले बाय हुक एंड क्रुक इलेक्शन जीतने का ऐलान किया, उसके बाद शिबली फराज साहब ने सुबह उठकर जब उनका थोड़ा सा हालत बेहतर हुई तो उन्होंने फिर अपने बयान में तब्दीली कर ली। उन्होंने कहा कि हम हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो यहां भी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा। जबकि एमक्यूएम डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार थी और उन्होंने इसी शर्त की बिना पर हुकूमत को यानी खास साहब को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया तो इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनकी जमात से आए, लेकिन उनके साथ भी एक बहुत बड़ा हाथ हो गया। उनकी एक सेनेटर खालिदा तैयब ये वो इद्दत में है, वोट नहीं डाल सकेगी, जबकि एमक्यूएम के एक और सेनेटर बैरिस्टर सैफ वो तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ देने का ऐलान किया। तो एमक्यूएम की वो जो पोजीशन थी बार्गेनिंग की वो अब कंप्रोमाइज हो गई है और एमक्यूएम डिप्टी चेयरमैन की सीट से लगता है उसकी दौड़ से बाहर हो गई है। इसी वजह से हुकूमत ने अब अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट खैबर पख्तूनख्वा से लाने का ऐलान किया। अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 12 मार्च को होगा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवार होंगे, जबकि जेयूआईफे ने अब्दुल गफूर हैदरी बीडीएम ने अब्दुल गफूर हैदरी को टिकट दिया है और वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके अलावा एक और अहम काम हुआ कि डस्का में ज़िमनी इंतखाब के खिलाफ हुकूमत स्टे ऑर्डर के लिए गई थी, वो भी जो है वो कैंसिल हो गया है, उसे भी रोक दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाब के इनकाद को शफाफ और इंतजामी अमूर को फुल प्रूफ बनाने के लिए डस्का के इलेक्शन की तारीख बदली जा रही है। पंजाब हुकूमत ने ज़िले और डिवीजनल अफसरान की बदली और तबादले के बाद नए अफसरान की तैनातियों के लिए वक्त मांगा था। तो इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि पंजाब हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर इंतजामी अफसरान को खाली शुदा असामियों पर तैनात करे। और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल में यूसुफ गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने यूसुफ गिलानी की का नोटिफिकेशन रोकने और नाहली से मुतल्लिक आलिया हमजा की दरखास्त पर समाअत की। तो मेंबर पंजाब ने पूछा कि क्या उम्मीदवार की जानिब से बदउनवानी का कोई सबूत है। आलिया हमजा ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के सामने बोलियां लग रही है, पूरे पाकिस्तान की नजर इलेक्शन कमीशन पर है। फौजी अरशद को हफीज शेख से ज्यादा वोट पड़े। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमिश्नर अल्ताफ कुरैशी ने कहा यही तो जमहूरियत और खुफिया वोटिंग का हुस्न है। आलिया हमजा के वकील राजा आमर अब्बास ने दलाइल देते हुए कहा
कि जमहूरियत केसी हुसैन की वजह से पैसों के ब्रीफकेस चले। देखना यह कि बदनवानी का फायदा किसको पहुंचा। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने पीटीवी पर वीडियो को तस्लीम किया। करप्ट लोगों को पार्लियामान में दाखिले से रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है। बैलेट पेपर काबिल शिनाख्त नहीं तो क्या करप्शन की इजाजत दे दें। पूरे मीडिया पर कोई एतराफ करे तो उसे बतौर एविडेंस माना जाता है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर ने कहा कि उन्हें भी सामने आना चाहिए। जो कहे कि वीडियोस में करप्शन हुई है तो रिश्वत देने और लेने वाले दोनों को सामने लेकर आए। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि कल भी हैदर गिलानी की वीडियो देखी और पूछा था कि इसमें जो लोग नजर आ रहे हैं वो कौन है। रिश्वत से मुस्तफीद होने वाले असल मुल्ज़िम है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में नोटों की चमक नहीं थी तो पीटीआई ने अली हैदर गिलानी की वीडियो बनाने वाले का बयान खल्फी जमा कराया। फारूक हबीब के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि वीडियो में मौजूद अफराद को फरीक नहीं बनाना चाहते। अली हैदर गिलानी की वीडियो MNA जमील अहमद खान ने बनाई है। वीडियो बनाने वाले कमीशन में गवाह बनना चाहते हैं। अली हैदर गिलानी की पेशकश रिजेक्ट की गई है। मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने पूछा कि क्या यह वीडियो स्टिंग ऑपरेशन है। अली जफर ने जवाब दिया कि यह वीडियो खुद बनाई गई, इसे स्टिंग ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि MNAs ने अली हैदर गिलानी से मुलाकात ही क्यों की। दोनों फ्रीकैन का मुश्तरका वफाद था तभी मुलाकात हुई। पीटीआई के लिए यही बेहतर है कि रिश्वत के लिए मिलने वालों को भी सामने लाए। मुलाकात तौफीक शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान भी हुई थी। मेंबर KP के इरशाद कैसर ने कहा कि वीडियो को बतौर सबूत मिनोवान तस्लीम नहीं कर सकते। वीडियो को जानने के लिए मयार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर चुकी है। अली जफर ने कहा कि जमील अहमद फहीम इलेक्शन कमीशन में पेश होने को तैयार है। जमील अहमद का बयान खल्फी है कि वोट के लिए अली हैदर गिलानी ने मुलाकात की और उन्होंने सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। तो इलेक्शन कमीशन ने डस्का में 100 वोटों लिया, उसके नताइज रोके तो इलेक्शन कमीशन ने टीवी देखकर ही फैसला किया था। तो मेंबर KP के इरशाद कैसर ने कहा कि कलमा पढ़कर कहते हैं हम न्यूट्रल है। डस्का में प्रिजाइडिंग अफसर लापता हो गए थे। पीटीआई वकील ने राजा परवेज अशरफ की वीडियो भी पेश करते हुए कहा कि राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमसे लोगों ने एडवांस पकड़ा है। मरियम नवाज ने नून लीग के टिकट देने की पेशकश मानी है। आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू में कहा फर्क 5 का है, 20 का होना चाहिए था। पीटीआई के वकील ने यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन ना जारी करने की इस्तदा की। तो मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि आज फैसलवाडा का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा भी की गई थी। हमारे पास तो बहुत दरखास्तें आई, क्या तमाम सेनेटर के नोटिफिकेशन रोक दें। फैसलवाडा की मौजूदगी में भी उन्हें मोहलत दी। आपने बहुत कोशिश की लेकिन बिकने वालों के नाम भी दें। तो इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि नाअहली की दरखास्तों पर यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी कर दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाब के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त का जायजा आइंदा समात पर लेंगे। डस्का में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं हमारे दोस्तों की जिन्होंने एक बड़े अहम मसले के ऊपर अपनी पोजीशन बदली है। देखिएगा कि हमारे दोस्त क्या फरमाते हैं। वॉच टिल एंड। उड़ाई मार लेते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं, सिंध में हुए, पंजाब में हुए, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप सीट ना जीत सकें। आप हुकूमत हैं और उसमें आपकी कोई सीट ना आए। तो ये एक बहुत ज़िमनी इलेक्शन से ये मसला शुरू हुआ है कि 2.5 साल गुजर गए और 2.5 साल क्या जी, तीसरा साल भी आप समझें अब डिक्लाइन की तरफ है। तो इसके बावजूद तो ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की कि लोग टिकट का मांग रहे हैं, कन्फर्मेशन, यकीन दहानी मांग रहे हैं आइंदा इलेक्शन के लिए, कुछ तीर की तरफ आना चाहते हैं, कुछ शेर की तरफ आना चाहते हैं, और यही बात मरियम सफदर साहबा ने की। तो ये बात सही है और वज़ीर आज़म इमरान खान को पता नहीं बंद कमरे में बैठे उनको कोई ये इत्तलात दे रहा है या नहीं दे रहा।
ये एक क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक चल रही थी, दलिया तहरीक, तो चौधरी साहब वो जो थे ना इधर की तरफ विंडो शाहराह दस्तूर की तरफ शीशे वो बंद कर दिए थे कि सिक्योरिटी का मसला है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को एक विंडो से दिखाया जाता कि देखें जी लोग ही नहीं है बाहर, एवं आप खामखा परेशान हो रहे हैं। और उनको उस वक्त के वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जाके कहते थे कि आपका जो लेवल है ना वो आपका मकबूलियत का वो मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक ऑटोमेटिक और ऐड कर ले जी, और ऐड कर ले। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो थे सदर मुमलिकत, जब उनके खिलाफ एजिटेशन शुरू हो गई ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, और बेड़ा गर्क हो गया, लाशें गिरनी शुरू हो गई और पॉलिटेक्निक से फायरिंग से शुरू हुआ, तो फिर आपको पता क्या क्या वाक़यात हुए और बिल आखिर उनको इक़्तिदार से अलग होना पड़ा और मार्शल लग गया या खां का। तो उस वक्त उससे पहले पाकिस्तान टाइम्स का एक खास एडिशन छपता था सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस के लिए जी, यानी उसमें जो मर्जी की खबरें वो सफेद छाप के उनको पढ़ा दिए जाते थे। तो एक दिन ये हुआ कि वहां जो बच्चे थे क्वार्टरों में और रहायश पर, तो वो नारे लगा रहे थे अयूब डैश डैश, अयूब डैश डैश। तो उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने कहा ये क्या भाई, मैंने क्या किया, ये क्या हो गया, बच्चे क्या कह रहे हैं, फलांग टमकान, मुल्क में तो सारा कुछ ठीक। इसे कहते हैं हवाओं का रुख बदल जाना, जिसे कल तक मसीहा, इनकलाब और तब्दीली के पता नहीं क्या क्या करार दिया जाता था, आज उन्हीं के बारे में ये राय दी जा रही है कि उनकी मत मारी गई है। वो कहते हैं अकल घास चरने चली गई है। तो इसी से समझ ले कि बात अरूज से जवाल की जानिब जा रही है। आज खान साहब जिन दोस्तों के मशवरे से इन हालों को पहुंचे हैं, वही आज ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में भी शिकस्त से खान साहब की आंखें नहीं खुली। तो इसका मतलब ये कि उनके इर्द गिर्द कोई जाल बुन दिया गया है, या खुद खान साहब ने अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना लिया है जहां वो हकायक को देखना पसंद नहीं करते, या उनके वो दोस्त भी पर नहीं मार सकते जो कभी नाश्ते की मेज पर खान साहब को बड़े बड़े नादर मशवरे देते थे कि हुकूमत कैसे चलाना है। तो आज हुकूमत उन्हीं की वजह से इस हाल को पहुंची है, तो अब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो लगता यूं है कि मेंबरान असम्बली के बाद, कौमी असम्बली के वो लोग जिन्होंने यूसुफ गिलानी को वोट डाल दिया, उनके बाद अब मीडिया में भी जो खास साहब के हामी अफराद है उनकी भी राय बदल रही है। उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि कहानी मुक गई है। लेकिन ये बात किसी भी हाकिम वक्त को, खास साहब हो या कोई भी हो, किसी को भी इस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक वो ईवान से निकाल कर सड़क पर खड़ा ना कर दिया जाए। वो कहते हैं ना, कुर्सी का नशा ही बड़ा होता है, इख्तिदार का नशा ही बड़ा होता है। जब खान साहब के अपने वोटर और सपोर्टर ये कहने लगे कि मत मारी गई है, और खान साहब को कुछ कख पता नहीं है, जमीनी क्या क्या उन्हें इल्म नहीं है कि उनकी जमात किस कदर तेजी से रूबा जवाल है, अनपॉपुलर हो रही है, तो फिर लोग दूसरी जमातों से टिकट लेने के लिए क्यों नहीं लपकेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और हमारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब, उनका भी तजिया सुनते हैं। कल हुकूमत ने JUI फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की ऑफर की, उन्हें ऑफर की कि आप हमारे तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ें। तो इस पर जो मीडिया में तबसरा निगार, तजिया निगार, वो इसको किस नजर से देखते, जरा देखते हैं इरशाद भट्टी क्या फरमाते हैं। अदर वाली सूरत हाल के ऊपर तो मैं भट्टी साहब से भी पूछूंगी और आपके पास वापस भी आऊंगी, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, ये बड़ा यहाँ पे बड़ा सवाल है कि क्या समझते हैं, हुकूमत ने संजीदगी से ऑफर की है अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, या फिर ये ऐसे ही शोशा था? मैडम शेख, जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस पर तरदीद की और जिस अंदाज से तरदीद की है, वो मेरे ख्याल से तमाचा है तरीके इंसाफ के वफद के मुंह पर। और ये मुनाफकत भी है, सियासत भी है, बल्कि यूं कह लें, बल्कि मेरा ऑप्शन लिख लें कि ये मुनाफकत भरी सियासत है। असूल लेस सियासत, मंतक लेस सियासत, इखलाकियात लेस सियासत। मैडम शेख, क्यों है ये मुनाफकत भरी सियासत? इमरान, आपको याद होगा, इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए पहली और वहां जाकर फरमाया पहली असम्बली है जो डीजल के बिना चल रही है।
आज ये क्या करने गए थे वहां उनके पास? अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डलवाने गए थे, बस गाड़ी का पेट्रोल मुक गया। दूसरी बात है कि उस वक्त भी, अगले दिन ही, उस वक्त चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे संजरानी साहब के, अगले दिन ही तरीके इंसाफ का वफ्द मौलाना साहब के घर पहुंच गया था। पंजाबी का एक मुहावरा है कि हत्था दिया दितिया दंदा नाल खोलियां पैदियां। अगर इसके उर्दू में तर्जमा करें तो जो गिरे आप हाथों से देते हैं, बसाकात वो इतनी मजबूत हो जाती है कि दांतों से खोलनी पड़ती है। यानी जो घड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद भी गिरना पड़ता है। तो सियासत में नफरत को इतनी हवा दे दी गई है कि अब खान साहब अगर चाहे भी, यानी खान साहब का भी दिल चाहे ना कि वो सियासी माहौल ठीक कर लें और दीगर सियासी जमातों से मिलकर माहौल या सियासी सूरत हाल को बेहतर कर ले, तो लोग उन्हें नहीं करने देंगे। क्योंकि सियासत में नफरत की लकीर जो खुद खान साहब ने खींची है वो अब उन्हें भी कोई पार नहीं करने देगा। तो खान साहब के लोग इसे सियासत नहीं मुनाफिकत करार देंगे। तो इसीलिए बार बार खान साहब से हाथ बांधकर ये मैं कई प्रोग्राम में गुजारिश कर चुका हूं कि सियासत को दो मुल्कों की लड़ाई न बनाएं, लोगों में नफरत के बीज ना बोएं, वरना ये फसल आपको खुद काटना पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये वही मौका आ गया। खान साहब ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की पेशकश करके मेरे नजदीक कोई गैर सियासी काम नहीं किया, लेकिन उनके अपने लोग इससे मुनाफिकत करार दे रहे हैं। तो बदकिस्मती से जो लकीर खान साहब ने खुद खींच ली है उसका खमियाजा भी अब उन्हें खुद ही भुगतना है। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। और मुल्क के 9 शहरों के तलीमी इदारों में 15 ता 28 मार्च तातीलात का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने कोरोना की वबा बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। सरकारी इलामिया के मुताबिक अब से तमाम तिजारती सरगर्मियों पर रात 10 बजे बंद करने की दोबारा पाबंदी लगा दी गई है। 15 मार्च से शादी हाल, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा घरों और ज़ियारात को खोलने की इजाज़त देने का जो पहले हुकूमत ने फैसला किया था वो अब वापस ले लिया है। NCOC के इजलास में इंडोर शादी तकरीबात और खानों की इजाज़त भी वापस लेने का फैसला किया गया है और ये कहा गया है कि आउटडोर खानों और टेक अवे की सहूलत मुयस्सर रहेगी। बैरूनी इज्तिमात कोरोना SOPs के साथ यानी सख्त नफाज SOP का होगा। ज्यादा से ज्यादा 300 अफराद मौजूद होंगे। इसके अलावा 15 मार्च से सिनेमा घरों और मदारत खोलने का हुकूमत ने ऐलान किया था, वो भी वापस लिया गया है। तो NCOC के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद और वज़ीर के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव मजीद बढ़ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क भर में कोरोना की शरह में इजाफा हुआ है। शहरी घर से बाहर फेस मास्क हर सूरत पहने। डॉक्टर फैसल उतारे के कोरोना वबा के पेश नजर दफातर में 50% मुलाजमीन के घर से काम करने की पॉलिसी जारी रहेगी और तफरीही मुकामात शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सिनेमा घरों और शादी हाल को नहीं खोला जा सकता और इससे पहले हुकूमत ने सिनेमा हॉल को 15 मार्च से खोलने का ऐलान किया था। शादी हॉल के हवाले से भी जो प्रीवियस पॉलिसी थी वो बरकरार रहेगी और इसके अलावा बाजार और दुकानें यानी तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद हो जाएंगी। वज़ीर तालीम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में हालात ठीक है, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मसाइल हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट और पेशावर में तालीमी इदारे 15 मार्च यानी पीर के रोज से 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए और उसके बाद तमाम तालीमी इदारे 28 मार्च को दोबारा खुलेंगे। जिन इदारों में इम्तहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। तो कोरोना के हवाले से ये दोबारा हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप अपनी एहतियात करें और 2 हफ्तों के लिए बच्चों को स्कूल मत भेजें। ये पाबंदी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, स्कूल के बच्चों के लिए, बल्कि तमाम तालीमी इदारों के लिए लगाई गई है। यानी इसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब शामिल हैं। तो 2 हफ्तों का ब्रेक एक बार फिर हुकूमत ने ले लिया है ताकि कोरोना वबा की जो बढ़ती हुई शरह है उसको रोका जा सके। इस वक्त सरकारी जो इतलात है उसके मुताबिक
कोरोना बढ़ने की शरह 4.5 है। रोजाना 1000 से ज़ायद मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि मरने वालों की तादाद भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अब तक पाकिस्तान में 13,000 से ज़ायद लोग कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।